नमस्ते बच्चों। आज हम बाल अध्ययन विधियों का भाग 10 का अध्ययन करेंगे। भाग 9 में हमने साक्षात्कार विधि का अध्ययन किया था। अब आज हम भाग 10 में प्रश्नावली विधि का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली विधि मनोविज्ञान के क्षेत्र में जब अध्ययन इकाइयों का क्षेत्र विस्तृत होता है और सूचनादाताओं की संख्या अधिक होती है, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जब क्या होता है, अध्ययन इकाइयों का क्षेत्र विस्तृत होता है और सूचनादाताओं की संख्या अधिक होती है, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया जाता है। गोडे तथा हट के अनुसार प्रश्नावली विधि एक प्रकार का उत्तर प्राप्त करने का साधन है। क्या है ये? कि किसी से हम उत्तर प्राप्त करें, उसका साधन है, जिसका स्वरूप ऐसा होता है कि उत्तरदाता उसकी पूर्ति करता है। यानी कि प्रश्नावली ऐसी होती है कि उत्तरदाता उसमें जो प्रश्न लिखे हुए होते हैं उनकी पूर्ति करता है। प्रश्नावली विधि का उपयोग बच्चों मनोबल, रुचियों, अभिवृत्तियों आदि के अध्ययन के लिए भी किया जाता है। और हम ये कह सकते हैं कि प्रश्नावली प्रश्नों की एक उद्देश्यपूर्ण सुनियोजित सूची है। किसकी सूची है? प्रश्नों की एक उद्देश्यपूर्ण सुनियोजित सूची है। ठीक है, जिसके द्वारा अध्ययन समस्या के संबंध में हम अध्ययन इकाइयों से उत्तर प्राप्त करते हैं। बच्चों, बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि हम ये कह रहे हैं कि प्रश्नावली विधि में हम क्या करते हैं कि प्रश्नावली विधि जो होती है वो प्रश्नों की एक उद्देश्यपूर्ण सुनियोजित सूची है, जिसके द्वारा अध्ययन समस्या के संबंध में अध्ययन इकाइयों से उत्तर प्राप्त किए जाते हैं और फिर जो उत्तर हमें प्राप्त होते हैं उनको हम व्यवस्थित कर और फिर उनका सांख्यिकी विश्लेषण करते हैं, जिससे कि हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ये है प्रश्नावली विधि, जिसमें कि प्रश्नों की सूची होती है। जैसा कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली प्रश्नों की एक उद्देश्यपूर्ण सुनियोजित सूची है, जिसके द्वारा अध्ययन समस्या के संबंध में अध्ययन इकाइयों से उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। और प्रश्नावली विधि का उपयोग मनोबल, रुचियों, अभिवृत्ति आदि के अध्ययन के लिए किया जाता है। अब बच्चों, प्रश्नावली जब बनाई जाती है तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको हम ध्यान में रखें, जिससे कि प्रश्न सही अच्छे बने और हम जो चीज उससे प्राप्त करना चाहते हैं, जिन उत्तर को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो हम अच्छे से प्राप्त कर सकें। सबसे पहला उसके लिए है प्रश्नावली का आकार या प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चों, अगर क्या होगा, प्रश्नावली का आकार बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ी प्रश्नावली होगी या प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक होगी, तो ऐसी स्थिति में जो सूचना दाता है, जो कि हमें उत्तर दे रहे हैं, वो उत्तर देते देते थक जाएंगे। और उत्तर देते देते जब वो थक जाएंगे तो हमें जो उत्तर बाद में, शुरुआत में तो ठीक है सही मिल जाएंगे, लेकिन बाद में जो हमें उत्तर प्राप्त होंगे वो उत्तर शुद्ध नहीं होंगे और विश्वसनीयता के करीब नहीं होंगे। इसलिए प्रश्नावली का आकार और प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है इसके लिए कि प्रश्न लंबे और कठिन नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रश्न इतना लंबा हो कि सूचनादाता पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए और इतना कठिन हो कि उसे लगे कि इसको समझने में मैं क्यों दिमाग लगाऊं, क्यों परेशान हूं, और वो उत्तर देना ही नहीं चाहे। तो इसके लिए हमें प्रश्न लंबे और कठिन नहीं रखने चाहिए। प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए। ये तो बच्चों बहुत अच्छी तरह से आप भी समझते हैं कि कोई भी प्रश्न किसी से हम पूछ रहे हैं तो वो स्पष्ट होना चाहिए। गोल गोल घुमाने वाला या कंफ्यूज करने वाला प्रश्न नहीं होना चाहिए। ऐसा स्पष्ट होना चाहिए कि जो उत्तरदाता हैं, जो सूचनादाता हैं, उन्हें प्रश्न देखते ही समझ में आ जाए। प्रश्न प्रश्नावली में पहले सरल फिर कठिन होने चाहिए।
क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए बच्चों? क्योंकि जब उत्तरदाता इन प्रश्नों को पढ़ेगा तो अगर पहले सरल प्रश्न होंगे तो वो सरल प्रश्नों में अपने आप को ढाल लेगा, और फिर अगर कठिन आएंगे तो क्योंकि वो सरल प्रश्न समझ चुका होगा, उनका उत्तर दे चुका होगा, तो कठिन प्रश्न भी उसे कठिन नहीं लगेंगे। और फिर तब तक उत्तर देते देते उसे प्रश्नावली का तरीका और समस्या से संबंधित जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में भी समझ में आ जाएगा। इसलिए प्रश्नावली में प्रश्न कैसे होने चाहिए? पहले सरल और फिर कठिन होने चाहिए। सूचित करने वाले होने चाहिए। प्रश्न सूचित करने वाले मतलब कि ये क्लियर होना चाहिए कि प्रश्न हम क्यों पूछना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। प्रश्न रुचिपूर्ण होने चाहिए, ध्यान आकर्षित करने वाले होने चाहिए, क्योंकि रुचिपूर्ण प्रश्न होंगे तो उत्तरदाता प्रश्न के उत्तर देने में बहुत ही अधिक इंटरेस्टेड होगा। प्रश्न पढ़ने में भी मजा आएगा, उत्तर देने में भी मजा आएगा। तो वो इसलिए प्रश्न कैसे होने चाहिए? रुचिपूर्ण होने चाहिए, और ऐसे होने चाहिए जो कि ध्यान उनका आकर्षित करे, और ध्यान आकर्षित करेंगे तभी पूरी प्रश्नावली को वो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने जो पॉइंट्स पढ़े ये थे प्रश्नावली बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली विधि के प्रकार की। प्रश्नावली विधि के 3 प्रकार होते हैं: अप्रतिबंधित प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली और चित्र प्रश्नावली। ठीक है बच्चों, मैं फिर से नाम पढ़ देती हूँ: अप्रतिबंधित प्रश्नावली, प्रतिबंधित प्रश्नावली और चित्र प्रश्नावली। सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रतिबंधित प्रश्नावली के बारे में। ये प्रश्नावली वो प्रश्नावली होती है जिसमें कि जो सूचना दाता होता है ना बच्चों, उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? सूचना दाता पर या हम कहें उत्तरदाता पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है और वह खुल करके उत्तर दे सकता है। जैसे कि प्रश्न आपके विद्यालय की क्या क्या सीमाएं हैं, आपके विद्यालय में किन किन परिवर्तनों की तुरंत आवश्यकता है, तो हमने उन्हें खुला छोड़ा है कि आप जो बोलना चाहें सीमा से रिलेटेड या परिवर्तन से रिलेटेड वो आप खुल करके बोल सकते हैं। इसको हम कहते हैं अप्रतिबंधित प्रश्नावली विधि। अगली विधि है प्रतिबंधित प्रश्नावली विधि। नाम से ही समझ में आ रहा है ना बच्चों? यह प्रश्नावली वह होती है जिसमें कि सूचना दाता के उत्तर पर प्रतिबंध होता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? जो सूचना दाता है, जो उत्तरदाता है, उसके उत्तर पर क्या है? प्रतिबंध है। कुछ चुने हुए उत्तर होते हैं, उसमें से उसे सही उत्तर देना होता है। बच्चों, आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे तो एग्जाम में वो होता है ना MCQ, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, है ना? जिसमें क्या होता है कि एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उनमें से आप एक चुनते हैं और एक चुन करके उसका उत्तर देते हैं। ठीक है, उसमें आप अपनी मर्जी से उत्तर नहीं देते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रतिबंधित प्रश्नावली सूची। केवल चुने हुए उत्तरों में से ही उत्तर देना होता है। उदाहरण के लिए हम ये प्रश्न कर सकते हैं, जैसे कि आप किस धर्म में सर्वाधिक विश्वास रखते हैं? हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख। यानी कि अब इन 4 में से किसी एक को चुनना है। और अगर हम और प्रश्न की ओर चलते हैं तो जैसे कि आप किससे डरते हैं? अंधेरे से, सांप से, पेरेंट्स से, टीचर्स से। यानी कि 4 ऑप्शन हो गए उसके सामने। ठीक है, इसी तरह से हाँ ना के क्वेश्चन भी प्रतिबंधित में आते हैं, जैसे कि क्या आपको अपने टीचर से डर लगता है? हाँ या नहीं, या तो आपको हाँ कहना है या आपको नहीं कहना है। बात समझ में आ गई? तो प्रतिबंधित प्रश्नावली वह प्रश्नावली होती है जिसमें कि सूचना दाता के उत्तर पर प्रतिबंध होता है और चुने हुए उत्तरों में से ही उन्हें उत्तर देना होता है। अब आता है चित्र प्रश्नावली। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो चित्रों के रूप में होते हैं। ठीक है,
और चित्रों को दिखा करके उनके सामाजिक संवेदनशीलता का अध्ययन किया जा सकता है। तो ये अभी हमने बात की थी प्रश्नावली के प्रकार की। अब आती है प्रश्नावली विधि की उपयोगिता। सबसे अच्छी बात है बच्चों कि इसका प्रयोग जन साधारण के लिए नहीं होकर के शिक्षित व्यक्तियों के लिए ही होता है। किसके लिए होता है? शिक्षित व्यक्तियों के लिए होता है। अधिकांशतः प्रश्नावली सूचनादाता द्वारा, एक मिनट बच्चों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको उपयोगिता की तरफ फिर से ध्यान देना चाहूंगी कि इस विधि द्वारा सबसे पहला है कम खर्च और कम समय में अधिक अध्ययन इकाइयों का अध्ययन किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि प्रश्नावली विधि है, कम खर्च है, कम समय है, लेकिन बहुत से लोगों का इसमें अध्ययन किया जा सकता है। फिर है क्योंकि प्रश्नावली एक साथ कई प्रयोजनों को हम भरने के लिए दे सकते हैं, इसीलिए हम इसका कई इकाइयों का एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन इकाइयां बच्चों अगर बहुत दूर दूर तक भी फैली हुई हो ना, कहीं कहीं भी रहती हो, और व्यक्तिगत रूप से अगर सबसे संबंध स्थापित करना संभव नहीं है, तो इस विधि का उपयोग सर्वाधिक उपयोगी होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक ही प्रकार की अध्ययन इकाइयों से कई बार भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। हम कई बार उन्हें प्रश्नावली भेज सकते हैं, कई बार वो हमें सूचना दे सकते हैं, और कई इकाइयों को एक साथ प्रश्नावली दी जा सकती है। तो बच्चों, अभी हमने बात की प्रश्नावली विधि की उपयोगिता, कम खर्च, कम समय। अध्ययनकर्ता जब व्यक्तिगत रूप से संबंध स्थापित नहीं कर सकता है, तब इस विधि का उपयोग करता है। एक ही प्रकार की अध्ययन इकाइयों से कई बार सूचना प्राप्त की जा सकती है और कई इकाइयों को एक साथ प्रश्नावली दी भी जा सकती है। अभी हमने बात की प्रश्नावली विधि की उपयोगिता में। इसके पहले बच्चों जो मैं आपसे बात कर रही थी, जो स्टार्टिंग में, वो सीमा के बारे में बात थी, जिसके बारे में कि हम अब पढ़ेंगे। प्रश्नावली विधि की सीमाएं। सबसे पहली सीमा कि इसका उपयोग जनसाधारण के लिए नहीं हो सकता है। किसके लिए होता है? केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए, यानी कि जो पढ़ा लिखा है वही प्रश्नावली के जवाब दे पाएगा। एक सामान्य व्यक्ति जो कि नहीं पढ़ लिख पा रहा है, वो उसके जवाब देने में सक्षम नहीं होता है। तो इसके लिए आपको ऐसे ही सैंपल चुनने होते हैं जो कि शिक्षित हो। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। कई बार बच्चों ऐसा होता है कि प्रश्नावली जो होती है, सूचनादाता क्या करते हैं? अपूर्ण छोड़ देते हैं, उसे पूरी भरते ही नहीं है, या फिर लिखा हुआ पढ़ने में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हमारे पास प्रदत्त संकलन है उसमें कठिनाई आ जाती है। तो ये हमने दो सीमाएं पढ़ी। अब है आगे वाली, बहुत से सूचनादाता प्रश्नावली समय से भरकर नहीं देते हैं। ये बच्चों बहुत बड़ी समस्या है। अगर प्रश्नावली समय से भरकर नहीं आई तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा? उसका इंतजार करना होगा, और जो कार्य है वो बहुत लंबा खिंच जाता है। कई बार अगर प्रश्नावली अप्रतिबंधित होती है, जिस पर कि कोई भी प्रतिबंध नहीं है, ऐसी अवस्था में प्रश्नावली मनमाने ढंग से भी भर करके दे दी जाती है। और जब मनमाने ढंग से भरते हैं तो हम अनर्गल सूचनाएं तो हमें प्राप्त हो जाती है, और जो सूचना प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होती है। अध्ययनकर्ता यदि व्यक्तिगत रूप से सूचनादाताओं से प्रश्नावली नहीं भरवा पाते हैं, तो उस स्थिति में प्रदत्त जो हमारे पास उत्तर हैं वो विश्वसनीय नहीं होते हैं। एक तो क्या होता है बच्चों की स्वयं बैठ करके प्रश्नावली भरवाई जाए, यानी कि प्रश्न पूछे जाएं और उनके उत्तर प्राप्त किए जाएं। तो क्या होता है कि प्रश्न को समझा भी पाते हैं, डिटेलिंग भी कर पाते हैं और सही उत्तर भी ले पाते हैं, लेकिन हमेशा यह संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में कि अगर वो व्यक्तिगत रूप से प्रश्नावली नहीं भरवा पा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, जो प्राप्त प्रदत्त होते हैं वो विश्वसनीय नहीं होते हैं।
अगर प्रश्नावली की शब्दावली भ्रमपूर्ण हो, यानी कि शब्दावली क्लियर समझ में नहीं आ रही हो, या ऐसी हो जो कि उत्तरदाता ये नहीं समझ पाए इसका उत्तर मुझे ये देना चाहिए या ये देना चाहिए, तो ऐसी अवस्था में जबकि प्रश्नावली की शब्दावली भ्रमपूर्ण हो तो भी उत्तर देने में कठिनाई होती है। तो बच्चों, ये हमने पढ़ी प्रश्नावली विधि की सीमाएं। आज हमने भाग 10 में प्रश्नावली विधि के बारे में पढ़ा। प्रश्नावली को किस तरह तैयार करना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये पढ़ा। साथ ही प्रश्नावली विधि के प्रकार, अप्रतिबंधित, प्रतिबंधित और चित्र प्रश्नावली के बारे में पढ़ा। प्रश्नावली विधि की सीमाएं और उपयोगिता, इन सब के बारे में हमने आज भाग 10 में पढ़ा। ठीक है बच्चों, अगला हम पढ़ेंगे अगली बार में। बहुत ज़्यादा भाग नहीं है बच्चों, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।